हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम देख रहे हैं यह है दैनिक जागरण का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म लाने की बात करें या कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की बात कह रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हैं। चलो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है लिखा है रजनीकांत दास ने। ये आईटीसी लिमिटेड के एग्री बिजनेस डिवीज़न के सीईओ हैं। इनका ये कहना है कि कोरोना के संकट में जो केंद्र सरकार ने कृषि किसान भाईजन के लिए, कृषि क्षेत्र और कृषि व्यापार के लिए जो भी पॉलिसीज़ लेके आए हैं ये बहुप्रतीक्षित, मतलब बहुत समय से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ही ज़रूरत थी इस जो पॉलिसीज़ हैं जो ये लेकर के आए हैं केंद्र सरकार। अब पहले भी पॉलिसीज़ बनी है, पहले भी नीतियाँ बन चुकी हैं और पहले भी सुधार होते रहे, लेकिन वो जो समस्याएं थी वो किसी एक जो प्रॉब्लम है या एक प्रॉब्लम या एक समस्या पर निर्भर होने वाली सारे जो रिफॉर्म्स लाए गए थे या सुधार लाए गए थे उस पर केंद्रित होती थी। अब हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो हमको पहले ही ज़रूरत है कि जो गुड्स एक्ट है उस पर संशोधन की ज़रूरत है। एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमोडिटीज़ एक्ट है उन पे सुधार की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस जैसे जो अधिनियम हमारे पास ऑलरेडी है उन पे संशोधनों की ज़रूरत है। हमको जैसे पता है कि कृषि सिर्फ जो खेती होता है उस पर बेस्ड नहीं होता, फार्मिंग नहीं होता। कृषि के साथ साथ उनके साथ अलाइड सेक्टर्स भी होते हैं जैसे कि पशुपालन, डेयरी, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। ये सारे जो अलाइड सेक्टर्स हैं उसी में भी कृषि में जो है वो सह उद्यमी है, उनका वित्त पोषण की ज़रूरत हमको है। और इसी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जो कृषि क्षेत्र है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। साथ ही साथ इकोनॉमी भी इसके साथ में स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। अभी पहला इंसिडेंस है जब जो हमने कोस्टल एरिया या सागर तट वाले जो राज्य हैं उनके मॉडल को यूज़ करके अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो अभी लैंड लॉक्ड हमारे स्टेट है या भू आविष्टित प्रदेश हैं उनके लिए हम पॉलिसी बिल्ड कर रहे हैं। और इस पॉलिसी में क्या होगा, किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड तो मुहैया कराए जाएंगे, साथ साथ में दूसरे सोर्सेस या दूसरे माध्यम से भी उनको कैपिटल की अवेलेबिलिटी या पूंजी की जो उपलब्धता है वो कराई जाएगी। देखा जाए तो इस जो पॉलिसी है या जो नीति है इसका जो लाभ है वो किसान कैसे ले सकते हैं, किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुनी हम कैसे कर सकते हैं, और कैसे जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मार्केट मिले या जो उत्पाद कर रहे हैं उनको मार्केट कैसे मिलेगा। तो ये सारा अगर हम देखा जाए तो डिपेंड करता है कि कैसे राज्य सरकारें हैं या राज्य हैं अलग अलग कैसे इन नीतियों को अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमको ज़रूरत है कि जो भी कृषि का उत्पाद हो रहा है उसको जो भारत है उसका निर्यात कर सके। निर्यात करेंगे तो हमारा ट्रेड बैलेंस स्ट्रांग होगा और इसी तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें विकास होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, ऐसे ही देखा जाए तो अगर आप तमिलनाडु के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो आप उसको ले जा कर के यूपी बिहार में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल्स जो मिट्टी होंगी, क्लाइमेट होगा या वहाँ जो फसलें हम ले सकते हैं वो सारी अलग होती हैं। तो इसी हिसाब से हमको जो रणनीति है, ये जो स्ट्रेटजी है वो बनाने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो इंडिया में 7 से 8 राज्य हैं वो ही गेहूं का जो है प्रोडक्शन करते हैं और बाकी जगह यहाँ पर बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसका कंजप्शन होते हैं। इसलिए हमको ज़रूरी है कि जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने जो भी उनका जोग्राफिकल एरिया है उस पे जो विशेषताएं पाई जाती है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर को प्रमोट करें और जितना अगर वहाँ पर जो सॉइल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही फसल लेनी चाहिए और उन फसलों का एक्सपोर्ट हम बाकी जगह पे कर सकें। इसके लिए जो रणनीति है उसको तैयार करने की आवश्यकता है। अब अगर बात करें कि हमको किसान भाई लोगों की जो आमदनी है उनको दुगना करना है तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट है उसको हम बढ़ा दें। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ उसकी खरीदी के जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देंगे तो वो सिंगल एक तरीका नहीं है उनकी आमदनी को दुगना करने का। हमको जो फैक्टर कॉस्ट है या जो उनको प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रहा है उसको कम करने की आवश्यकता है।
तभी वो, अगर हम ग्लोबल लेवल पे अगर कंपटीशन में देखें तभी वो टिक पाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर चीप प्रोडक्ट्स होते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है तो उसका कंजप्शन या उसके लिए बायर्स ज़्यादा होते हैं। अगर हमको वर्ल्ड लेवल पे compete करना है तो हमको हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करनी होगी, साथ ही साथ क्वालिटी को बढ़ाना होगा, तभी हम ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप लागत मूल्य को कम कर दीजिए। जो अच्छे सीड्स है या बेहतर बीज है उनका उपयोग कर सकते हैं। लॉजिस्टिक लागत जो लगती है उसको कम कर सकते हैं। अब जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है तो खेत से जो ग्राहक है तक जो प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस है उसको जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम को अगर हम कम कर दें तो जो हमारी जो उपज होती है उसमें जो बर्बादी होती है वो कम होगी। साथ ही साथ जो कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा है या जो भी अनाज हम उपज कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसको कोल्ड स्टोरेज जैसे जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाए, ताकि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कहीं भी लॉस ना हो। अब देखा जाए तो अगर सप्लाई चेन की बात करते हैं भारत के बारे में, तो लगभग 14 से 15% जो है सप्लाई चेन है उसमें जो खर्च होता है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, भारतीय जो बाहरी अर्थव्यवस्था उनकी बात करें, तो वहाँ पर मात्र 7 से 8% का ही जो सप्लाई चेन है उस पर खर्च होता है। अभी अगर हम रूटीन देखें तो क्या है, किसान अपनी जो खेत का उत्पाद है वो लेकर के कहाँ मंडी तक जाएंगे, और मंडी से वो होलसेलर के पास जाता है, और होलसेलर के बाद वो रिटेलर व्यापारी के पास जाता है, और लास्टली फिर वो कहाँ पहुँचता है, तो ग्राहक के पास। और इसी लॉन्ग चेन के कारण, लंबी श्रृंखला के कारण जो प्रोड्यूस है और समय है दोनों की बर्बादी होती है। साथ ही कदम कदम पे जो लागत है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि सब अपना अपना इंटरेस्ट उसमें जोड़ते जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसी कारण से बढ़ता है, और लास्टली जो कॉस्ट है किसानों को तो कम मिलता है, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर इंडिया में देखा जाए तो अनाज, सब्जी, दूध और मछली पालन, ये चारों को मिलाकर लगभग 26 लाख करोड़, ये 26 लाख करोड़ रुपए की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या रूरल इकोनॉमी है वो हम कह सकते हैं। वैसे ही अगर आप फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वन और वनोपज को मिलाएंगे तो लगभग 29 लाख करोड़ रुपए की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो हो जाती है। और ये जो हम जो भी फिगर्स बता रहे हैं ये सिर्फ कच्चे माल के हैं। यदि हम इसमें होने वाली, अगर मान लीजिए जो भी बर्बादी हो रही है, अगर उसको रोक लें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का जो लाभ है वो किसान को मिल सकता है। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन है उसको सुदृढ़ करें और किसानों तक मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके, उनमें जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं उसमें मॉडर्नाइजेशन ला सके। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने ऐसे में। थैंक्स।